हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर फॉर इंडियन पॉलिटी। आपका स्वागत है ब्रह्मास्त्र एकेडमी में। आज हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि भाई our constitution is divided into several parts। ठीक है, पार्ट्स। हमने अभी तक क्या देखा भाई? आर्टिकल्स थोड़ा बहुत बताया था। जैसे इसे आर्टिकल कहते हैं कि स्पेसिफिक कोई चीज अगर किसी आर्टिकल में मेंशन होगी वो बहुत स्पेसिफिक होगा। ठीक है। दूसरा एक होता है स्केड्यूल्स, ऐसी चीजें जो आर्टिकल्स में नहीं है। इन सब के अलावा एक और चीज होती है, वो है पार्ट्स। पार्ट्स के अंदर ही आर्टिकल्स आते हैं, इतना याद रखना। तो जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 4A, 5, 6, ये सारे पार्ट्स हैं। ठीक है। पार्ट 1 क्या है भाई? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 डीपीएसपी। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, ये राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये है यूनियन गवर्नमेंट। और 6 में है स्टेट गवर्नमेंट, सो ऑन सो फोर्थ। पार्ट 7 है, वो रिपील हो चुका है। पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरीज। 9 है, 9 पंचायत है। 9A म्यूनिसिपैलिटीज। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हैं। तो इसी पार्ट में, जैसे कि ये पार्ट है पार्ट 1, अगर पार्ट 1 की बात करें, ठीक है, पार्ट 1 की बात करें तो उसी में होंगे आर्टिकल 1 to 4। ठीक है। जैसे कि पार्ट 3 की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 ऐसे। ठीक है। तो ये सारे होंगे आर्टिकल्स, ये सारे होंगे पार्ट्स। पार्ट्स के अंदर एक आर्टिकल होता है। तो हम ये पढ़ेंगे पार्ट, चलो इतना लिख लेना। ठीक है, पॉज करके। ये होगा पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 में क्या होगा भाई? आर्टिकल 1 to 4। और 4 आर्टिकल क्या है, थोड़ा एक क्विक लुक लेंगे। ठीक है, चल। पार्ट 1 आर्टिकल 1 क्या है? भारत दैट शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। जो इंडिया हमारा नाम है वो ऑलरेडी भारत नाम है उसका। क्या है? भारत। उसको क्या बोला है? भारत एज ए यूनियन ऑफ फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। एक सेकेंड, ये यूनियन ऑफ फेडरेशन, यूनियन ऑफ फेडरेशन इसको बोला गया है। इसके काफी रीजंस है। ठीक है, चलो। यूनियन ऑफ फेडरेशन, एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है यूएसए। ठीक है। यूएस को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे क्या सीन था
कि बहुत सारे स्टेट्स आए, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स आए और स्टेट्स ने मिलके क्या बनाया, एक यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे स्टेट्स मिलके एक बहुत बड़ा फेडरेशन बना दिया। पर हमारा क्या है भाई, यूनियन है। हमारे में ऐसा नहीं था। इंडिया में क्या सीन था कि सारे स्टेट्स मिलके उन्होंने एक कंट्री नहीं बनाया था, ठीक है। उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, आना ही था। तो डिफरेंस है। तो ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, तो इंडियन स्टेट्स आर नॉट रिजल्टेंट बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। मतलब भाई बोला कि चलो मिलके आके जुड़ जाते हैं और एक भारत देश बनाते हैं, ऐसा नहीं था। उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, आना ही आना है। बट यूएस में अलग चीज था कि वो मिलके आए। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने बताया, दे आर नॉट रिजल्टेंट बिटवीन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, का सेकंड पॉइंट ये होगा कि दे हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी। इसका मतलब क्या होता है, दे हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी? कि भाई मान लो गुजरात है, मान लो महाराष्ट्र है, कोई भी स्टेट, तो उसको राइट नहीं है कि वो भारत देश को छोड़ सके, कि भाई आज से मेरा अलग देश होगा, ठीक है, आज से मैं अलग। तो ऐसा अलाउड नहीं है। और ऐसा कहाँ पे है भाई, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। चल यार, कलर चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, ठीक है। आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। क्या होता है भाई, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज, मतलब यूनियन टेरिटरीज कौन सी होगी भाई, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, एक्सेट्रा। टेरिटरीज अक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्सटर्नल टेरिटरी एक्वायर कर ली हो, तो वो भी किस में आएगा भाई, आर्टिकल 1 में। टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ, चलो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। आर्टिकल 2 क्या है भाई, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मान लो कोई स्टेट ए है, अब स्टेट ए तो है ही, अब स्टेट बी बनाना है, तो उसका पावर कहां पे है भाई, आर्टिकल 2 में, ठीक है। पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स नॉन एग्जिस्टेंस बिफोर। तो जैसे कि 2014 में न्यू स्टेट इमर्ज, आंध्र प्रदेश तो था ही, तेलंगाना नया बना था, तो वी कैन अज्यूम कि भाई आर्टिकल 2 का यूज हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ये न्यू स्टेट कौन बनाता है, पार्लियामेंट के थ्रू ही बनता है, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या है भाई, ऑथोराइज पार्लियामेंट टू डील विद इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरीज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसका भी आर्टिकल 3 का भी यूज हुआ होगा। चलो भाई, नया स्टेट बनाने की प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, ठीक है। भाई इंट्रोड्यूस होता है बिल, बिल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बिल्स वगैरह तुम्हें आइडिया नहीं होगा, तो वो बाद में करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, स्टेट्स कैसे बनने चाहिए, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, मान लो कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, देखो हर स्टेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्ट के थ्रू और एफर्ट्स के थ्रू बना होगा।
सारे नहीं पढ़ेंगे, बट 3 कमिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वही कल जो आपको बताया था मैंने प्रियम्बल के टाइम पे, प्रियम्बल के टाइम पे क्या बताया था कि भाई तुम तुम्हारे घर के मेंबर हो कि नहीं हो, चिंटू मिंटू पिंटू, ठीक है, आर यू अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, बताना कमेंट करके कि भाई इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और कौन से केस लॉ में ये फाइनलाइज किया गया था। तो बस इसमें भी स्टेट्स किस बेसिस पे होने चाहिए, अ स्टेट शुड बी बिल्ट ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है, तो बेसिस क्या होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग आज 3 केस, सॉरी 3 कमिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, एस के धार कमेटी, ठीक है, जेवीपी कमेटी, फजल अली कमेटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं भाई। ठीक है, 48 1948 49 ये सब डेट्स तो भले चलेगा, ठीक है, याद ना रहे तो। भाई अब इसमें क्या बोला, द स्टेट, अच्छा ये लड़ाई किस लिए थी, लड़ाई कि कोई तो बंदा था, ठीक है, एक बंदा था, उसको ऐसा था कि भाई जो आंध्र प्रदेश है, उसने बोला कि वी वांट अ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो आंध्र प्रदेश वाज इनिशियली नॉट अ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो उन्होंने क्या किया भाई, आंदोलन शुरू किए, ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह वगैरह सब शुरू किया। सबसे पहली कमेटी बवाल होने के बाद क्या हुआ, सबसे पहली कमेटी बैठी एस के धार कमेटी, उन्होंने क्या बोला, स्टेट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन रेदर देन लिंग्विस्टिक, रेदर देन लिंग्विस्टिक मैटर, चलो मैटर, लिंग्विस्टिक मैटर, ठीक है। शुरुआत में बोला 1948 में क्या बोला कि भाई कोई भी स्टेट बनेगा तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बन सकता, क्यों, डिवीजन हो सकता है देश में, ठीक है, रीजनलिज्म आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज, मान लो कि कोई स्टेट ऐसा होगा कि जहाँ पे सिर्फ हिंदी बोली जाती हो, या फिर मानो कि सिर्फ गुजराती या फिर मराठी, तो उन स्टेट्स के लोग तो बोल पाएंगे पर बाहर के लोग नहीं आ पाएंगे, तो फिर जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन का कंसेप्ट है वो नहीं रहेगा, ऑब्वियस है। तो इस कमिटी ने बोला नहीं होगा, चलो ठीक है, लिख लेने, ठीक है, चलो। अब जेवीपी कमिटी आया भाई 1949 में, वही प्रियम्बल वाला सीन, इन्होंने क्या बोला, रिपोर्ट सबमिट करी, इन्होंने क्या किया भाई, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ स्टेट क्रिएशन, ठीक है, बोला कि भाई स्टेट क्रिएट करना हो तो लैंग्वेज तो बेसिस बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, चलो, वैसे और कुछ नहीं है अभी, फजल अली क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, हाँ कि नहीं बोलेंगे, तो फजल अली क्या बोलेंगे 1953 में,
चलो ये लिख लेना, ठीक है, पॉज करके। स्टेट states can be reorganized on the basis of language। ठीक है, इन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई कोई भी स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बन सकता है, बट इन्होंने कंडीशन रखी। कैसे कंडीशन? देयर शुड बी नो कंसेप्ट ऑफ नो कंसेप्ट ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। भाई कोई बोले कि मेरे स्टेट में तो यही लैंग्वेज चलेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट एक बेसिस होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश लैंग्वेज पे बना था, पर ये कंडीशन नहीं थी कि भाई आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज पर्टिकुलर यही होगी। कोई भी लैंग्वेज वहां पे यूज हो सकती है। तो ये थियरी रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, ये कंसेप्ट अप्रूव नहीं किया था। लिख लो चलो। ठीक है, और भी काफी सारे स्टेट्स बने, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र स्प्लिट हुए बॉम्बे से। तो है बहुत सारी चीजें हैं डिटेल में, पर सब अभी तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे हम पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फास्ट ही है, वैसे मैं तो स्लो ही जा रहा हूँ, इससे भी फास्ट हो सकता है। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे होगा आर्टिकल 5 to 11। सिटीजनशिप क्या होता है? व्हाट इज सिटीजनशिप? नागरिकता। तुम किस देश में रह रहे हो, तुम्हें उस देश में वोटिंग राइट है कि नहीं है। अगर वोटिंग राइट इज अ पॉलिटिकल राइट। ठीक है, अगर वोटिंग राइट होगा तो तुम्हें और भी सारे राइट्स मिलेंगे, क्योंकि तुम उस देश के सिटीजन हो। तुम बाहर से नहीं आए हो, तुम उस देश के नागरिक हो, तो तुम्हारे कुछ राइट्स होंगे, तुम्हारी कुछ ड्यूटीज होगी। ठीक है, तो सिटीजनशिप उसे कहेंगे। सिंपल है एग्जाम के लिए भाई, इतना डिटेल में नहीं घुसेंगे। क्या है इतना, दो चीजें पढ़ेंगे, सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है और सिटीजनशिप कैसे जा सकती है। क्योंकि एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है और जिंदगी में भी यही इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज कैसे मिल सकती है और कैसे जा सकती है। वाह। ठीक है, डिफरेंट वेज टू गेट अ सिटीजनशिप। बाय बर्थ ऑब्वियस है, मान लो तुम्हारा बर्थ हो गया इस देश में, तो तुमको सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, बाय बर्थ मतलब भाई इंडियन तुम्हारे पेरेंट्स होने चाहिए। बाय डिसेंट, जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया बट योर पेरेंट्स एटसेट्रा आर फ्रॉम इंडिया। अभी इंडियन सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो इंडियन सिटीजनशिप है भाई, अमेरिका नहीं। आजकल बहुत चल रहा है अमेरिका के सिटीजनशिप के लिए भाग दौड़। ठीक है, डिसेंट मतलब तुम्हारे ऊपर के पूर्वज टाइप समझ लो। अगर वो लोग यहाँ के होंगे तो तुम्हें मिल जाएगी। तुम रजिस्टर भी करवा सकते हो, कुछ साल तुम्हें इंडिया में रहना पड़ेगा, तुम रजिस्टर करवा लो, तुम्हें मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन भी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन ही है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्या भाई भारत देश अभी कल उठ के मान लो कि अखंड भारत बनाए, पाकिस्तान को ले लेंगे ऐसे, तो पाकिस्तान के जो सारे लोग होंगे वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, ये बहुत फास्ट जा रहा हूं मैं और ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ा रहा। उसका रीजन है भाई टाइम कंस्ट्रेंट है और पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे पढ़ा पाए। पर हाँ, लाइव क्लासेस चलते रहते हैं भाई, और फिजिकल तो है ही। क्या हो रहा है? अच्छा, चलो, हाउ अ सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट। अभी जा कैसे सकती है, तो बोले रिनंसिएशन, रिनाउंस कर देना, मतलब खुद बदलो, नहीं रखनी अभी सिटीजनशिप इंडिया की। टर्मिनेशन, मान लो तुमने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली, तो तुम्हारी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। डेप्रीवेशन, तुमसे छीन लेंगे तुम्हारी सिटीजनशिप अगर तुमने कुछ नाटक किया तो। नाटक कैसा भाई, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट किया, तुम दुश्मन देश के साथ मिल गए,
तुम्हारी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन, इसको बार बार देख लेना एक बार से रिवर्स करके। कुछ चीजें बेसिक फंडामेंटल राइट्स की हमेशा याद रखना, दैट ऑल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। क्या मतलब होता है कि भाई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अनलिमिटेड राइट्स तुम्हारे पास नहीं है। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे मान लो इमरजेंसी के टाइम पे, या फिर तुम्हारे राइट एंजॉय करने के चक्कर में किसी और का राइट अगर वायलेट हो रहा है तो क्या होगा भाई, उसको लिमिट किया जाएगा। ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ ऑल द राइट्स आर नॉट गिवन टू एवरीवन, मतलब क्या होता है, एक होता है सिटीजन्स, एक होता है नॉन सिटीजन्स, या फिर एलियंस। मान लो एलियंस मतलब भाई जादू, धूप धूप वाला जादू नहीं, दूसरे देश के लोग। तो जैसे यूएस का इंसान, यूएस का सिटीजन को इंडिया में आ रहा है तो उसको जो सारे फंडामेंटल राइट्स है वो एंजॉय करने नहीं मिलेंगे, और उसका एक स्पेसिफिक रीजन भी है। कौन से राइट्स एंजॉय करने मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, बट इतना याद रख लेना कि सारे राइट्स सबको नहीं मिलते, कुछ ही राइट्स मिलेंगे। जैसे कि 14 होगा तो वो मिलेगा किसी फॉरेनर को, 15 नहीं मिलेगा, ऐसे काफी राइट्स होंगे। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग ये सारे राइट्स पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, चलो। हम्म, चलो क्या है भाई फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, आर्टिकल 12 to 35। पहला क्या है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वेलिटी में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सिंपल क्या है भाई, एक सेकेंड। चलो, इक्वेलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या होता है, लॉ से पहले क्या होगा, इक्वेलिटी। इजी टू अंडरस्टैंड, क्या समझेंगे, तुमने कोई क्राइम किया, क्राइम एक्स, मत करना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो वही सबसे बड़ा क्राइम है वैसे तो तुमने कोई क्राइम किया एक्स, चलो मैंने किया, मैं गरीब इंसान, मैंने कोई क्राइम किया एक्स, या मैं नहीं हूं उतना, मेरा मार्केट नहीं है, मेरे को कोई नहीं जानता, तो मैंने कोई क्राइम किया एक्स, और ऐसा कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है जिसने भी क्राइम किया एक्स, तो क्या हम दोनों को सजा सेम मिलनी चाहिए कि अलग अलग मिलनी चाहिए, भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। तो भाई सजा दोनों को सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, किसी को ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी, तो क्या बोलेंगे इसको, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटिश ओरिजिन का है। ठीक है, इट वॉज डिराइव फ्रॉम ब्रिटेन। ये पर्पल कलर शायद शायद अच्छा नहीं है, इसको ले लेते हैं। हाँ, इट इज डिराइव फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया था। तो बस यही बोला है कि ओ माय गॉड,
क्या बोला है भाई? नो पर्सन इज अबव द लॉ। तो इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अलग चीज है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये है कि भाई समानता होनी चाहिए और कोई इंसान लॉ के ऊपर नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट सेम चीज है, बट इक्वल ट्रीटमेंट की बात है। इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि भाई इसको ज्यादा ट्रीटमेंट अच्छी दी, इसको नहीं दी। जैसे लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ये सब थोड़ा डिटेल में है, पर अभी इतना समझो, ठीक है। फेयर यूज ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में याद रखना इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, ये नेगेटिव कंसेप्ट है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में बस इतना याद रखना। एक्सेप्शंस भी है इसके वैसे, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो उन लोगों ने अगर कुछ क्राइम किया है तो उनको थोड़ा एक्सेप्शन दिया है कि भाई उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे वगैरह वगैरह, वो सब बात की बात है, ठीक है। पर अभी इतना समझ लो। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन। क्या है भाई? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ CRR-SP। ऐसे याद कर लेना, CRR-SP, कि कैश रिजर्व रेशियो वाला नहीं, क्या है? कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। भाई इन 5 चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन का नहीं होना चाहिए, किसी भी इंडियन सिटीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी फिर एक्सेप्शन है। ये केमिस्ट्री लग रहा है क्या? ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शंस है। कैसे होंगे एक्सेप्शंस? की भाई विमेन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। अंडर प्रिविलेज्ड होंगे तो उनको स्पेशल प्रिविलेज देना पड़ेगा, रिजर्वेशन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो, तो बस इतना समझ लो, ये CR और SP याद रख लेना। आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये 5 चीज है, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन व्हाट? इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी भाई रिजर्वेशन, मतलब मान लो, हाँ ये रिजर्वेशन समझ लो तुम। तुमको रिजर्वेशन कहाँ से मिलता है भाई? आर्टिकल 16 में से। SC ST OBC EWS, इन सब का रिजर्वेशन कहाँ होता है? आर्टिकल 16 में, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है। कैसे? कि भाई किसी स्टेट में रिजर्वेशन है, किसी में नहीं है, स्टेट रिजर्वेशन भी आजकल दे रहे हैं, ठीक है।
स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऐसे राइट है कि विमेन्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, लिख लो इतना। चलो, आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 17 क्या है? यार हैंडराइटिंग बहुत खराब है मेरी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहीं डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड नहीं है भाई? अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो देखो, इसका पर्पस है, ये फंडामेंटल राइट्स इज सच वास्ट टॉपिक कि इसको पढ़ाने के लिए काफी टाइम लग सकता है। बट सीडीएस एनडीए में इतना नहीं पूछते जितना सिविल सर्विसेज में या स्टेट सर्विसेज में पूछते हैं। पर अगर तुमने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ा है तो अगर मेरा लेक्चर देखोगे पहली बार तो तुम्हें इतना आइडिया आ जाएगा कि पॉलिटी इंडिया का है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो बेसिक्स के लिए सबसे बेस्ट चीज है। अब फिर ऐसा भी होगा क्या, है क्या, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत डेप्थ में चीजें नहीं बता रहा मैं, तो उसका रीजन है भाई। डेप्थ में पढ़ना है तो फिर कॉन्टेक्ट ब्रह्मास्त्र एकेडमी। चलो, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है? एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ठीक है, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स माने क्या होता है? जब देश आजाद हो रहा था या आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पे क्या टाइटल्स वगैरह देते थे, ये मेडल वो मेडल, ये ट्रॉफी वो ट्रॉफी, ये नाम वो नाम। ठीक है, इक्वेलिटी देश में लाने के लिए ऊपर नीचे होगा तो इक्वेलिटी कैसे आएगा भाई? वो तो मैं खुद को राजा समझूंगा तो तुमको क्या समझूंगा मैं हूँ राजा, मैं हूँ मंत्री। ठीक है, तो तुम क्या भाई? कुछ नहीं। तो इक्वेलिटी लाने के लिए इन लोगों ने क्या किया भाई? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एक्सेप्ट व्हाट? मेहनत से कुछ कमाया है तो मिलेगा। क्या है वो मेहनत से कमाया हुआ? मिलिट्री। मिलिट्री में टाइटल मिलेंगे भाई। एकेडमिक, पढ़ाई वढ़ाई करोगे, ठीक है, तो कुछ मिलेगा, तो वो टाइटल्स अलाउड है। अच्छा, आर्टिकल 19, अच्छा 18 तक था, क्या था भाई? राइट टू इक्वेलिटी। अभी आर्टिकल 19 से लेके 22 तक क्या हो गया? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब क्या हो गया? राइट टू फ्रीडम। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या याद रखना है? बस सम आरपी। ठीक है, ये 6 राइट्स है, 6 राइट्स, 3 3 6। ठीक है, एबीसीडी ऐसा है। ठीक है, आर्टिकल 19(1) एबीसीडी ऐसे। तो सम आर क्या रखना है? फ्रीडम ऑफ क्या? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, असेंबली, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एन असेंबली, पीसफुल असेंबली। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? पीसफुल। एसोसिएशन, फॉर्म एसोसिएशंस, एसोसिएशंस। ठीक है, मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, कोऑपरेटिव्स। ठीक है, मूवमेंट, मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट
एनीवेयर इन द कंट्री। भाई तुमको बोल दे कि तुम्हारे स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाना है तो तुम्हारा राइट वायलेट हो रहा है। कौन सा? अंडर आर्टिकल 19, याद रखना। तुम्हें राइट टू मूवमेंट है, राइट टू मूव, राइट टू मूव, ठीक है। राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन द टेरिटरी, ठीक है। इंडियन टेरिटरी में तुम कहीं पे भी रह सकते हो, कुछ जगहों के सिवाय। मतलब कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, सिक्योरिटीज इश्यू है, तो वहां पे नहीं रह सकते, बाकी तुम कहीं पे भी रह सकते हो। राइट टू रिसाइड। प्रैक्टिस बोलो या एनी प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कुछ भी धंधा करो, पर ऐसे कुछ भी धंधा मत करो। मतलब प्रोफेशन तुम, यू कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस विच इज एथिकल एंड लीगल। एथिकल तो खैर काफी चीजें नहीं है, फिर भी होती है, बट लीगल, ठीक है, जिसकी अनुमति सरकार देती है। फिर तुम सुल्तान मिर्जा मत बन जाना। चलो, आर्टिकल 19 क्लियर है भाई, ये याद रख लेना, लिख लिख लेना ये सब चीजें, मैं इसलिए जानबूझ के लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 20 और 22, ठीक है, क्या है भाई? ये भी राइट टू फ्रीडम में ही है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। भाई कल उठ के चुन्नू मुन्नू गुड्डू जो भी तुम्हारा नाम है, तुमको पुलिस पकड़ के जाएगी, पकड़ लिया मान लो, तो क्या करेंगे भाई? इसमें दो तीन चीजें याद रखना, ठीक है। तुमको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो क्या तुम खुद के गवाह बन सकते हो कि हाँ साहब ये रहा मेरा चाकू, इससे मैंने मर्डर किया था, लो मेरे को पकड़ लो? नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं करना है तुमको, फोर्स नहीं किया जा सकता तुम्हारे खुद के सामने ही विटनेस बनने के लिए, ठीक है। चलो, नो डबल जियोप्रेडी, क्या मतलब होता है इसका? तुम्हें एक ही ऑफेंस के लिए दो बार कन्विक्ट किया नहीं जा सकता, ठीक है। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड मोर देन वन टाइम फॉर अ सिंगल ऑफेंस, ठीक है। चलो, ये दो चीजें बस इसमें याद रखना। वैसे है भी तीसरा भी है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो वाला, कि भाई नो क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, पर ठीक है, अभी इतना याद रख लो तुम लोग, ठीक है। चलो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। भाई अरेस्ट जब पुलिस करती है, और डिटेंशन जब तुमको बिठा देगी, डिटेन कर दिया तुमको भाई, तो डिटेंशन एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है? कि तुमने क्राइम कर दिया है और तुमको पकड़ लिया है, ट्रायल हो चुका है। प्रिवेंटिव मतलब क्या? तुमको पकड़ लिया है पर ट्रायल नहीं हुआ है, ठीक है, कि तुम ऐसा क्राइम कर सकते हो इसलिए तुमको पकड़ लेंगे। तो प्रिवेंटिव, प्रिवेंट, वो क्राइम प्रिवेंट करने के लिए तुमको पहले ही अरेस्ट कर देंगे। तो ये चीज याद रखना। इतना डिटेल में कभी एनडीए सीडीएस में नहीं पूछते, एनडीए में तो हाल नहीं पूछते, बट कोई भी अगर एग्जाम देते हो तो इतना याद होना चाहिए कि आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, और फिर वही डायलॉग कि भाई इधर सब नहीं पढ़ा सकते। मतलब मैं तो पढ़ाऊंगा पर कुछ लिमिटेशन। क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अच्छा, तुमको पता है ये स्टूडेंट्स के बिना ऐसे कैमरा में पढ़ाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो भी टीचर बिना स्टूडेंट्स के पढ़ाते, ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह, लाइव क्लासेस आजकल बहुत चल रहे हैं, तो इट्स डिफिकल्ट। तो ध्यान से पढ़ो, हम भी मेहनत कर रहे, तुम भी करो, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, भाई सांस लेना है,
खाना है, पीना है, सोना है, रहना है, शादी किससे करनी है, ये सब क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तुमको जिंदा रहने का ये हक देती है। ठीक है, इतना बस याद रख लेना। अच्छा, ये आर्टिकल 21A नया है। मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर किसी भी आर्टिकल के बीच में ABCD लगा दे तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब इट इज अमेंडेड। ठीक है, इट इज अमेंडेड। तो आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू, भाई कोई बताओ जल्दी फटाफट, क्या करने बैठे हो, वही है। इक्वेलिटी नहीं है भाई, हो गया इक्वेलिटी। राइट टू शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, याद क्या रखना है। अच्छा, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में अमेंडेड था, तो कौन से ईयर में था, तो भाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, ये याद रखना भाई, 86th अमेंडमेंट। ठीक है, ये कुछ 6 to 14 years ऑफ एज चिल्ड्रन शुड बी गिवन दिस राइट। ठीक है, ऐसा ही एक प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटीज में, ऐसा ही एक प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल राइट्स में तो है ही, और DPSP में भी है। तो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस तीनों चीजों में है। तो किसी दिन पूछ ले कि ऐसा कौन सा राइट है जो DPSP, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी तीनों में एक कॉमन चीज मेंशन है, तो वो है एजुकेशन। ठीक है, हाँ बस उसमें एज डिफरेंस है, पर याद रखना आर्टिकल 21 है। ठीक है भाई, आर्टिकल 23 एंड 24 क्या है भाई, राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें भी थोड़ा और फास्ट चलेंगे क्योंकि डिटेल में इतना कभी नहीं पूछा। क्या है प्रोहिब आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। भाई ट्रैफिक मतलब वो कार्स का ट्रैफिक नहीं, ह्यूमन बींग्स का सेल एंड परचेज, ऐसा सेल एंड, ऐसे हाँ, सेलिंग एंड बाइंग नहीं हो सकता। ठीक है, होता है, आपको पता होगा कि भाई इंसानों का लेना और बेचना होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो किस में लिखा है, आर्टिकल 23 में। और फोर्स लेबर भी नहीं करवाना है, बंधुआ मजदूरी नहीं करवानी है कि भाई, अच्छा ये तुम ये मत बोलना कि सर हमको भी फोर्स लेबर करवा रहे हैं पेरेंट्स, हमको भी नहीं पढ़ना है फिर भी पढ़ा रहे, पढ़ना तो पड़ेगा ब्रो, नो अदर ऑप्शन। आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। और फैक्ट्रीज कैसी, हजार्डस फैक्ट्रीज, कि भाई जानलेवा खतरे वाली फैक्ट्रीज में बच्चों को काम नहीं करवाना है। हाँ, कोई छोटू चाहे तो स्कूल आवर्स खत्म होने के बाद अपने फैमिली के ही टी स्टॉल पे काम कर सकता है। ये तो डेप्थ की बात थी, पर ठीक है चलो, ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। आर्टिकल 24 ठीक है, चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। चलो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तुमको जो भी रिलीजन पसंद आता है, तुमको भाई तुम्हारा कंसाइंस जो भी कहता है, तुम फ्री हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और बढ़ाने के लिए। चलो, आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। वेरियस इंस्टीट्यूशंस है, तो दे शुड मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर ऑन देयर ओन, तो उनको भी राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट।
आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। तो कोई भी मंदिर होगा, मस्जिद होगा, चर्च होगा, गुरुद्वारा होगा, जो भी होगा, तो उनको फ्रीडम है किस चीज का? कि मंदिर पे टैक्स ना लगे। क्यों? भाई प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, उनका रिलीजन प्रमोट हो, और इंडिया में हर रिलीजन प्रमोट होता है क्योंकि इट इज अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, चलो। आर्टिकल 28 क्या होता है भाई? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फ्रीडम कैसा है लोगों के पास? मान लो कोई फुल्ली स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लो। फुल्ली स्टेट ओन्ड क्या होता है? कि पूरा गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट के पैसों से चलता है। तो ऐसा स्ट्रिक्टली लिखा है कि भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड नहीं है। ठीक है, स्टेट फंडेड होगा, फुल्ली स्टेट ओन्ड होगा, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं, सिर्फ पढ़ाई करवानी है। समझ आ रहा है? एक्सेप्शंस है इसमें कि भाई दूसरे इंस्टीट्यूशंस होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट का फुल्ली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां पे तो दे सकते हैं। पर अगर फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट होगा तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लेना। चलो, आर्टिकल 29 और 30 ये क्या है? ये कौन से राइट है भाई? कल्चरल एंड एजुकेशनल। ठीक है भाई, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 क्या कहता है भाई? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। भाई माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है कि माइनॉरिटीज कौन सी। तो द टर्म लिख लेना और सुन लेना, लिखो मत पर सुनो। माइनॉरिटीज इज नॉट प्रॉपरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ना ही वो डिफाइंड है। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो माइनॉरिटीज की बात होती है। कौन सी भाई? इट टॉक्स अबाउट टू माइनॉरिटीज। विच आर दोज? ओ भाई साहब, कौन सी भाई? एंड लिंग्विस्टिक। लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो माइनॉरिटीज है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। रिलीजियस मतलब रिलीजन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, भाषा की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि तुम्हारी लैंग्वेज है कोई, कौन सी लैंग्वेज? सोना बाबू वाली, निब्बा निब्बी वाली लैंग्वेज अगर कल उठ के लीगलाइज हो जाती है देश में, तो वो भाई माइनॉरिटी होगी, तो तुमको भी राइट मिलेगा। ठीक है, क्यों? निब्बा निब्बी कम है ना, पता नहीं ज्यादा है कि नहीं, बट ठीक है, नो ऑफेंस। भाई निब्बा निब्बी बनने में मजा है वैसे, कोई टेंशन ही नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन को, राइट, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 30 का कहता है राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश, एडमिनिस्टर एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। भाई बहुत ही मैं एकदम किड लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को प्रोफेशनल आता नहीं है, मैं यूज नहीं कर रहा। तो समझ जाओ कि कल उठ के तुम निब्बा निब्बी तुम्हारा लैंग्वेज होगा, तुम्हारा बाबू थाना थाया वाला सिस्टम चल रहा है, और तुम्हारी लैंग्वेज को भाई भारत सरकार ने क्या किया? बोल दिया कि अच्छा ये भी एक लैंग्वेज है। पर अभी लैंग्वेज तो है, पर कम लोग यूज कर रहे होंगे। तो वो लैंग्वेज को आर्टिकल 30 के अंडर क्या राइट है पता है? राइट ऑफ योर बाबू सोना माइनॉरिटीज, मतलब लिंग्विस्टिक है, टू एस्टेब्लिश
एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कल उठ के भाई तुम अपना एक इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। बाबू सोना इंस्टीट्यूशन, निब्बा निब्बी इंस्टीट्यूशन, थाना थाया इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो क्या उसको प्रमोट करने के लिए कि भाई हम लोग माइनॉरिटीज है, हमारे राइट्स को देखो, हमारे राइट्स को देखो, समझो हमारे भी फीलिंग्स भावनाओं को, और बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था आर्टिकल 30। एक्सपेक्ट तो नहीं करता मैं, पर आशा करता हूँ, होप कि समझ आ रहा होगा। आएगा ही ऑब्वियसली भाई। चलो, तो माइनॉरिटीज क्या, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, कल्चरल, एजुकेशनल, ये सब लिख लेना। चलो भाई, जिंदगी में तलवार तो होगी, तो उसके साथ एक कर्ण जैसा सूर्य कवच, कुंडल कवच भी चाहिए। ठीक है, तो बस ये यही है। ये क्या है भाई, प्रोटेक्शन। कैसा प्रोटेक्शन, मान लो कि फंडामेंटल राइट्स वर योर स्वॉर्ड, तलवार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज योर प्रोटेक्शन, कवर। ठीक है, आयरन मैन का शील्ड है ये, शील्ड, टाइप ऑफ शील्ड, इससे प्रोटेक्ट करेगा किसको, फंडामेंटल राइट्स को। कब, जब तुम्हारे राइट अगर कोई वायलेट हो गया, तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी कुछ लोग बंदूक का भी एग्जांपल देते हैं, पर मेरे को ये महाभारत वाला अच्छा लगा था। इसको क्या बोलेंगे, रिट्स। ठीक है, रिट्स, रिट पिटिशन होता है, रिट पिटिशन, इट इज अ टाइप ऑफ रिट। आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट्स। ठीक है, रिट पिटिशंस की बात कर रहे हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इतना इंपॉर्टेंट है कि बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था भाई, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बी आर अम्बेडकर called right to constitutional remedies or writs, moreover, the heart and the soul of the constitution of the India. ठीक है, ये रिट जुरिस्डिक्शन, वैसे बेसिकली उसके बारे में हम लोग जुडिशरी में पढ़ेंगे, पर अभी 5 जो रिट्स है वो पढ़ लेते हैं। देयर आर 5 रिट्स। ठीक है, वो कौन सी है वो देख लेते हैं। पहली, हेबस कॉर्पस। दूसरी, मेंडेमस। तीसरी, प्रोहिबिशन। चलो तीसरी, ये ज्यादा कर दिया मैंने, चल, पर कोई बात नहीं। लिख ही लो तुम लोग, सर्श्योरारी। और 5वीं है कू वारंटो। ये कुछ लोग पूछ रहे होंगे, सर ये कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो। भाई जो भी हो तुम पढ़ो।
ठीक है भाई, इसको थोड़ा बोलते हैं ऐसे, जो सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलो एक एक टर्म में समझ लो भाई, एग्जाम में आएगा तो तुम जीत जाओगे क्या। टू हैव द बॉडी ऑफ, ये है इसका मतलब। क्या भाई हिबस कॉर्पस क्या बोलता है तुमको, सिंपल भाषा में जल्दी समझ लो। किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ठीक है, तुमको काई को पकड़ा, वाई द पुलिस arrested you, you should know that, you have the right to know, right to, you have the right to know. Moreover, you also have one more right, क्या भाई, कि when police arrests you, you should be, you know, क्या, हाँ, you should be taken to the magistrate within 24, मैं बहुत चल रहा था पता है, विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर तुम्हें एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई तुमको किस रीजन की वजह से अरेस्ट किया है। इतना सब साइंटिफिक चीजें छोड़ दो, सॉरी, ये फिलोसॉफिकल चीजें छोड़ दो, साइंटिफिक चीज याद रखो कि भाई टू हैव द बॉडी ऑफ, एग्जाम में यही पूछते हैं कि टू हैव द बॉडी ऑफ इज रिलेटेड टू व्हाट, तो यू शुड नो है बस कॉर्पस। एक मूवी था, क्या नाम था उसका, दृश्यम, अजय देवगन, ठीक है, अजय देवगन। तो दृश्यम मूवी में अजय देवगन सजेस्ट करता है एक भाई साहब को कि आप हिबस कॉर्पस रिट कर दो, क्योंकि आपके बेटे को पुलिस ने ऐसे ही पकड़ लिया है विदाउट एनी क्राइम या कुछ भी, तो कोर्ट में जाओ। अच्छा, ये पिटीशन जो भी 5 पढ़ेंगे वो कहाँ करनी है, कोर्ट में। कौन से कोर्ट में, तारीख पे तारीख वाले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मैंडेमस, वी कमांड, वी कमांड क्या होता है भाई, इश्यूड फॉर आस्किंग अ पब्लिक बॉडी टू परफॉर्म अथॉरिटी, परफॉर्म अ टास्क। अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं कि हिबस कॉर्पस पब्लिक के अगेंस्ट हो सकती है, प्राइवेट के अगेंस्ट हो सकती है, वो सब तुम किताब में और नोट्स में देखना भाई, इधर सब कुछ पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, पर समझ जाओ ये है बेसिक्स। मैंडेमस क्या, कि किसी पब्लिक बॉडी को बोलना कि भाई ये काम करो, बस इतना। तुमको लगे कि तुम्हारे एरिया में कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहे, तो तुम रिट पिटिशन कर सकते हो कि भाई यू शुड डू दिस वर्क, पर ये तुम नहीं करोगे, किसी के थ्रू होगा, ठीक है। टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, प्रोहिबिशन क्या होता है, टू प्रॉफिट, क्या भाई, इश्यूड बाय हायर कोर्ट, इश्यूड बाय, मान लो ये जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट को छोड़ दो, इश्यूड बाय, अच्छा अभी छोड़ क्यों दो भाई, पकड़ के रखो, issued by a higher court to a lower court, higher court to a lower court, to prevent them to gives a judgment, ठीक है, कि भाई ऐसा काम मत करो या कोई जजमेंट मत दो, रुको, ठीक है। इट इज इश्यूड बाय अ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर और पॉश अ केस, या बोलोगे भाई ट्रांसफर कर दो हमको केस, अभी तक यहाँ पे जजमेंट नहीं दिया है, नो जजमेंट येट, अभी तक जजमेंट नहीं दिया है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव के सामने भी हो सकता, अरे हाँ ठीक है, प्रोहिबिशन में अभी तक जजमेंट नहीं दिया है तो प्रोहिबिट करेंगे, ठीक है, वो कॉश वाला भूल जाओ, पर प्रोहिबिट करेंगे। प्रोहिबिशन में क्या करेंगे, टू फॉरबिड, प्रोहिबिट करेंगे। पर वही सरशेदारी में क्या है,
भाई जजमेंट दे दिया है, जजमेंट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जजमेंट दे दिया है, पर बोलेंगे कि भाई तुम हमको अभी केस दे दो, हम देख लेंगे। क्या बोलेगा हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, क्या बोलेंगे, तुम हमको दे दो, हम देख लेंगे। ठीक है। प्रोहिबिशन में ऐसा भी हो सकता है कि किसी जुडिशियल अथॉरिटी ने ऐसा कोई जजमेंट देने का सोचा हो, या ऐसा कोई टास्क परफॉर्म कर दिया हो जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर होता है, तभी भी प्रोहिबिशन का रिट इश्यू हो सकता है। और यहाँ पे टू बी सर्टिफाइड क्या होता है भाई, टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है। और टू बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड भी कह सकते हो, सर्टिफाइड या फिर इन्फॉर्म्ड। ठीक है। कू वारंटो मतलब क्या होता है भाई, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट ऐसा समझो। चल देखो, इसका जुडिशियल और लीगल टर्म भूल जाओ, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम गार्डन में बैठे हो भाई, कुछ तो कर रहे थे, अच्छा ही कर रहे थे, कुछ इलीगल नहीं कर रहे थे, बैठे हो, पुलिस वाले ने आके तुमको पकड़ा, बोले क्या कर रहे हो, उठो उठो, नंबर दो, ये वो। अब पुलिस वाला है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है भाई, प्रूफ नहीं है कोई, तो तुम कह सकते हो, अगर तुमको पता चल गया कि हाँ भाई ये एक पब्लिक अथॉरिटी है, और तुमको मान लो कि कानून नहीं आता, और कोई थर्ड पार्टी तुम्हें देख रहा है कि भाई पुलिस परेशान कर रही है, तो वो कौन सी रिट पिटिशन कर सकते हैं, कू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो कू वारंटो एक ऐसी लौती इज द ओनली रिट जहां पे एग्रीव्ड पर्सन के अलावा भी कोई और पर्सन, जैसे कि थर्ड पार्टी भी रिट पिटिशन कर सकती है, जैसे कि तुम्हारे केस में है। तो बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस टास्क और परफॉर्मिंग दिस टास्क, कि भाई पुलिस वाले हो तुम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एक लीगल अथॉरिटी हो, तुम किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट आर यू डूइंग दिस जॉब, तो उसको क्या बोलेंगे, कू वारंटो। ठीक है। तो ये था कू वारंटो। तो इसमें यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल की बातें होती है, पर इतना समझ लो कि बाय व्हाट अथॉरिटी, ये 5 कीवर्ड्स बस याद रख लेना, एग्जाम में यही आएगा, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो ये था आर्टिकल 12 to 32 जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद के आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 33। अच्छा, आर्टिकल 31 नहीं करवाया था, क्योंकि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, जो मैंने बताया रिपील होके क्या हो गया है अभी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। आर्टिकल 33 क्या है भाई, आम, अच्छा, आर्म फोर्सेस के बारे में है। आर्टिकल 33 में ये कहता है कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये लिख लो, आर्म फोर्सेस। ठीक है, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस,
इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह वगैरह, ठीक है। आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 34 35 बस दो है। मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट, इतना है लेकिन। अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट। ठीक है, चलो ये दो चीज देख, ये तो हो गया। इसमें क्या है भाई, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल। अभी जैसे कि हमारे देश में सारे लॉज और रूल्स कौन बना रहा है और कौन फॉलो करवा रहा है, लेजिस्लेचर। मान लो लेजिस्लेचर चला जाए हमारे देश में, अगर मार्शल लॉ लग जाता है, मिलिट्री रूल, तो जो मिलिट्री वाले लोग हैं वो इस देश को चलाएंगे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल फंक्शंस भी ये लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्शल लॉ। 35 में क्या बोलते हैं, अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर होंगे, ठीक है। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक फंडामेंटल राइट्स फॉर द स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, बस इतना, इतना याद रख लो। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग फंडामेंटल राइट्स, देयर इज नो सच पावर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, बस इतना, ठीक है। चलो, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू, एक, ओनली सिटीजन्स, बोथ citizens and foreigners except enemy aliens, मतलब हमारे जो एनिमी एनिमी कंट्रीज है, एनिमी दोस्त, एनिमी कंट्रीज है हमारे, उनको नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्या लगता है भाई, ऐसे 5 है जो सिर्फ सिटीजन्स को है, तो कौन सा है, आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन्स को है, आर्टिकल 16 जो सिर्फ सिटीजन को है। आर्टिकल 15 क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मैंने बताया था। आर्टिकल 16 रिजर्वेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे फॉरेनर वाला आके सीडीएस एनडीए देगा तो कहाँ चलेगा, यूपीएससी देगा तो नहीं चलेगा ना। आर्टिकल 19 क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बाहर वालों को बोलने का इतना मौका नहीं देना चाहिए। फिर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, तो ये दोनों क्या थे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो जो निब्बा निब्बी फैक्ट्री कंपनी खोलनी थी वो बाहर वाले आके नहीं खोल सकते, वरना तो टिकटॉकर बन जाएंगे सब।
तो ये 5 राइट्स है विच आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। बाकी ऑल रेस्ट, ऑल अदर आर गिवन टू बोथ सिटीजन्स एंड द फॉरेनर्स। तो लिख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं काफी बार, ठीक है। एक रिट ज्यूरिसडिक्शन में एक चीज थी कि रिट पिटिशन या रिट ज्यूरिसडिक्शन किसका ज्यादा ब्रॉडर है, तो हाईकोर्ट का ज्यादा ब्रॉडर होता है, पर ये सब जुडिशरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल राइट चैप्टर, ठीक है। कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सब कुछ मैं बता दूं, बेसिक्स, और जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बाकी तो बहुत कुछ है, केस लॉज भी बहुत है, जैसे कि रिजर्वेशन के लिए कैलकर कमिटी, ये वो, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, ये सब, पर इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली बार। ये मेरे को स्पेलिंग में हर बार इश्यू होता है। ब्रह्मास्त्र एकेडमी, गांधीनगर, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, और नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। चलो, थैंक यू, टेक केयर।